वेलकम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एपिसोड है 8। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हम जानेंगे अभिक्रिया के कुछ प्रकार के बारे में। पहले जानकारी हो चुकी थी और पिछले यानी कि 7वें एपिसोड में आपने पढ़ा था उपचयन और अपचयन, जिसमें बताया गया था कि उपचयन का एक नाम होता है ऑक्सीकरण और अपचयन का एक और नाम होता है अवकरण। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम रिडक्शन। अपचयन या ऑक्सीकरण के डेफिनेशन को बताने के समय आपको समझाया गया था कि अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, दोनों में से कोई एक हो, उसे उपचयन कहते हैं। और अपचयन में आपको बताया गया था कि अगर किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, उसे अपचयन कहते हैं या अवकरण कहते हैं। दोनों में से कोई एक हो जाए उसे हम अवकरण कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक हो जाए, ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन घटे, तो उसको हम उपचयन कहते हैं। आज नया नाम जानना है आपको, रेडॉक्स अभिक्रिया। एपिसोड उन्हीं को अच्छे से समझ में आएगा जो पिछले एपिसोड को अच्छी तरीके से देखे हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को जानना है और लगभग ये आपके अभिक्रिया के प्रकार का सबसे अंतिम प्रकार हम पढ़ रहे हैं आज। रेडॉक्स इन्हीं दोनों का संयुक्त रूप है। उपचयन अपचयन जब होता है तो अधिकतर अभिक्रियाओं में इसे देखा जाता है कि उपचयन और अपचयन दोनों एक ही साथ होता है। ऑक्सीजन की कहीं वृद्धि होती है, अगर अकेले ऑक्सीजन आके जुट गया कि C+O2 तो ये CO2 हो गया, C+O2 CO2 हो गया। यहां पे हमने देखा कि ऑक्सीजन आया और कार्बन में जुट गया, ऑक्सीजन आया और कार्बन में जुट गया, तो इसको हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पे एक आपको हम दिखा रहे हैं कि CuO प्लस H2 तो हो जाता है Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को देखा जाए तो इसमें तो ऑक्सीजन आके जुटा है, लेकिन एक जगह ऑक्सीजन घटा भी है। एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीजन घट भी रहा है, ऑक्सीजन बढ़ भी रहा है। तो अधिकतर ऐसे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों दिखाई देते हैं। अगर पूछा जाए कि यहाँ से Cu के साथ क्या हुआ है, तो आप निश्चित कहेंगे कि इसका उपचयन हुआ है, क्योंकि इसमें से कार्बन गायब हो गया। H के साथ क्या हुआ है, तो आप निश्चित कहेंगे उपचयन हुआ है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आके जुट गया है। तो जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं, उन्हीं अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभी हम एग्जांपल में नहीं चलेंगे, एग्जांपल को हटा दिया जाए, डिफिनीशन बस जान लिया जाए। कहने के लिए लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि उपचयन और अपचयन की क्रिया को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या ऑक्सीकरण या अवकरण को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स का एक और नाम होता है अपोपचय। अपोपचय नाम क्यों लिखा गया है? अप मतलब अपचयन, उप अप उप अप उप उप मतलब उपचयन, अपचयन उपचयन को संयुक्त रूप से अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्सिस का नाम क्यों पड़ा है? रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स निकाल के रेड और ऑक्स मिला के हमने बना दिया है रेडॉक्स। डेफिनेशन बहुत इजी में दे सकते हैं। जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन एक साथ हो तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण या अवकरण दोनों एक साथ हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। अगर ये दोनों चीज आप समझ गए हो, रेडॉक्स अभिक्रिया को, रेडॉक्स अभिक्रिया के डेफिनेशन को लिखना, तो समझ में आ जाएगा आपको बाकी के एग्जाम्पल को देखने से। आपके सामने 3 अभिक्रिया आपको दिए गए हैं। पहला है कॉपर ऑक्साइड। जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर अकेला हो जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के जल यानी कि H2O तैयार करते हैं। इसके एग्जाम्पल उपचयन में या अपचयन में हमने दिया होगा, दोनों में दे सकते हैं। इसको उपचयन भी कर सकते हैं, अपचयन भी कर सकते हैं, दोनों ही काम हो रहा है। कैसे हो रहा है एक बार नजर दीजिए। यहाँ पे CuO है, क्या Cu के पास अब वो रह गया? क्या नहीं रहा, गायब हो गया। ऑक्सीजन गायब हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? अवकरण या अपचयन।
अवकरण कह दिए, या शुद्ध भाषा में हम इसको अपचयन भी कह सकते हैं। H2 अकेला था, लेकिन अब क्या हो रहा है, H2 के साथ O ऐड हो गया है, O आ गया है, O बढ़ गया है, O जुट गया है, O का संयोग हो गया है। तो O बढ़ा है तो O की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन। इस अभिक्रिया में आपने अपचयन भी देखा, अपचयन किसका हुआ, CuO का। उपचयन भी देखा, उपचयन किसका हुआ, H2 का। जब दोनों काम एक साथ होता है, एक ही अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स या अपौपचय अभिक्रिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जेडेनो था, जेडेनो के पास ऑक्सीजन था, क्या अब है, नहीं है, गायब हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन गायब हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, अपचयन या अवकरण। अपचयन या अवकरण। चलिए अब की बार हम अवकरण लिखते हैं, दूसरे नाम को भी कहीं कहीं यूज कर लीजिए। यहां पे देखिए C अकेला था, C के पास O आके जुट गया है, ये क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, अपौपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया। अंतिम है, थोड़ी सी अधिक चर्चा कर ली जाए। अब हम देख रहे हैं कि दोनों अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन जुटा। ऑक्सीजन की बात तो हम कर लिए, हाइड्रोजन कहीं दिखाई नहीं दिया। चलिए अब की बार हम हाइड्रोजन की भी बात करेंगे। आइए एक एग्जांपल है आपके पास, यहाँ पे H2 Cl2 के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, HCl और सल्फर अलग बना दे रहा है। ये एकदम बैलेंस संतुलित समीकरण है। ध्यान दीजिए, बैलेंसिंग से मतलब नहीं, आपको देखना है कि यहाँ पे H था, क्या H यहाँ पे है, नहीं है। H गायब हो गया है, H गायब हो गया, H की कमी हो गई, तो H को हम क्या, कमी को क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण। यहां पे देखिए Cl2 अकेला था, Cl2 अकेला था, यहां पे H आके जुट गया है। H जब जुटा, H की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, अपचयन। दोनों एक साथ हुआ कि नहीं हुआ, दोनों एक साथ हुआ, इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है कि आप इस रेडॉक्स अभिक्रिया को भली भांति समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को रोकिए और तीनों एग्जांपल को अच्छे से नोट कीजिए, और इसमें जो भी चीज आपको लगे कि आप नोट कर सकते हैं, उसको आप जरूर नोट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का टूटना। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन घटता है या हटता है, या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन टूटता है, तो इसको हम उपचयन कहते हैं। इस अभिक्रिया तो हमारी डेली लाइफ में कई तरह की अभिक्रियाओं को हम नजर से देखते हैं, लेकिन डेली लाइफ में एक उपचयन अभिक्रिया है, उसका प्रभाव काफी अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। तो उस उपचयन यानी कि ऑक्सीजन के जुटने या हाइड्रोजन के टूटने को ही हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे और कुछ उसका प्रभाव दैनिक जीवन में देखेंगे। सबसे पहला प्रभाव है संक्षारण, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। संक्षारण का मतलब होता है, आपको समझा दूं कि जंग लगना देखे हैं ना, लोहे में मूर्छा लगना, जंग लगना, वही संक्षारण है। लेकिन जंग लगना संक्षारण से थोड़ा सा, संक्षारण ही है, जंग केवल लोहे में ही लगता है, संक्षारण सभी धातुओं के साथ होती है। संक्षारण को समझिए क्या। संक्षारण के बारे में कहा जाता है कि जब धातुएं तत्व का एक भाग है धातु, जो कि उष्मा और विद्युत का संचालन करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी या गर्मी पास हो सकती है, उसको हम धातु कहते हैं। जब धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ बनाती है, इससे अभिक्रिया करके किसी एक से या एक से अधिक से, वायु से या वायु नमी से या वायु नमी अम्ल से या नमी अम्ल से, तीनों में से किसी एक से या दो से या तीन से अभिक्रिया करने के बाद अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय का मतलब क्या होता है, जो हमारे काम का नहीं है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जो बेकार है, बेकार पदार्थों का निर्माण करता है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। डिफिनीशन को एक बार और दोहरा रहे हैं। जब कोई पदार्थ, स्पेशली में कहिए कि जब एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं।
संक्षारण लोहा में भी होता है, उसमें लाल भूरा रंग का परत चढ़ जाता है। तांबा में भी होता है, हरे रंग का परत चढ़ जाता है। चांदी में भी होता है, काले रंग का परत चढ़ जाता है। और भी कई धातुओं में होता है जो बहुत कम दिखाई देता है। संक्षारित बहुत कम होते हैं। लोहा सोना है बहुत कम संक्षारित होता है, इसी कारण से गहना बनाया जाता है। लोहा पे लाल भूरा रंग लगना आप देखे हैं, तांबा में हरा रंग लगना देखे हैं। तांबे का बर्तन होगा, कुछ दिन छोड़ दीजिएगा अगर खुली हवा में तो हरे रंग का परत चढ़ जाएगा। चांदी कई दिनों के बाद घर की औरतें कहती हैं कि चांदी का ये गहना है, ये काला हो गया है, चांदी का पायल है काला हो गया है, वो सब का सब संक्षारण कहलाता है। लेकिन संक्षारण से अगर सबसे अधिक लॉस होता है तो लोहा को लॉस होता है, तांबा और चांदी को लॉस नहीं होता है। क्योंकि लोहे का जो संक्षारण की प्रक्रिया है उसको हम जंग लगना कहते हैं, वो सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब लगातार। चांदी पे काले रंग का परत चढ़ता है, फिर उसको साफ किया जाएगा तो साफ हो जाएगा, चांदी हमारा उतना का उतना रहेगा। तांबा में हरे रंग का परत चढ़ता है, उसको भी नींबू वगैरह से निचोड़ के साफ किया जाएगा, हरे रंग का परत हट जाएगा, तांबा उतना का उतना हमारा रहेगा। लेकिन लोहा में भी क्या होता है, लोहा का जंग लगना आपने बहुत जगह देखा भी है, मूर्छा लगना। लोहा में जब जंग लगता है ना, एक परत छोड़ देगा, गिर जाएगा, फिर दूसरे परत पे जंग लगेगा, फिर वो भी एक परत गिर जाएगा, गिरते 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 इतना मोटा अगर लोहा होगा ना तो धीरे धीरे इतना मोटा हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद से धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो सकता है। उस तरीके से चांदी और तांबे में कभी नहीं होता है। तो लोहे का जंग लगना एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि लगातार है, ये बर्बाद हो सकता है। भोजपुरी में कहते हैं कि लोहा खिया गया, है ना। तो धीरे धीरे मूर्छा लग के, जंग लग के धीरे धीरे उसका संक्षारण होता है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। जब आप दूसरा है अम्ल क्षार लवण, तीसरा चैप्टर जब पढ़िएगा ना धातु और अधातु, तो उसमें संक्षारण की विस्तृत जानकारी दी गई है कि संक्षारण जब होता है तो उससे बचे कैसे, जंग लगता है तो बचे कैसे। तो लोग कहते हैं कि मोबिल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, तेल लगा दीजिए, पेंट लगा दीजिए, हवा से बचा के रखिए, सूर्य के प्रकाश से बचा के रखिए, नमी से बचा के रखिए। अच्छा, इन तीन चीजों में सब समझ रहे हैं ना। वायु का मतलब हवा होता है, नमी का मतलब कि हवा में जो पानी की मात्रा है बारिश के बाद जो रहता है ठंडा हवा, पानी की मात्रा अगर हवा में रहती है तो उसको नमी कहते हैं। और अम्ल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, अम्ल अगले चैप्टर में सब समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हुआ हमारा संक्षारण। दैनिक जीवन में उपचयन के एक और प्रभाव को हम देखेंगे। नाम दूसरा लिखा गया है आपके पास, विकृत गंधिता है। विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता का एक और नाम होता है विषाय गंधिता। विषाय गंधिता, गंध का मतलब आप समझ रहे हैं, महकना। अब विकृत का मतलब जो होता है बेकार, समझिए ना उसको, बेकार महक होता है। होता क्या है, वसा और तेल से बने खाद्य पदार्थ, वसा का मतलब फैट होता है। खाने के सामान में जहां भी तेल की मात्रा हो समझिए कि वहां फैट है। तो वसा तेल एक ही चीज समझिए कि वसा और तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ जब कुछ दिनों तक रख दिया जाता है या कुछ समय तक रख दिया जाता है तो कुछ समय के बाद वो उसमें ऑक्सीजन जुट जाता है, उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया या उपचयन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण उसमें से अरुचिकर, अरुचिकर का मतलब कि जो हमें अच्छा नहीं लगे, जो इंटरेस्टिंग नहीं, अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न हो जाते हैं। गंध और स्वाद, एकदम बेकार मोह का बेकार स्वाद निकलना स्टार्ट हो जाए, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। भोजपुरी में कहते हैं कि खाना अरुआ गया है, बासी हो गया है। सुने हैं ना, भात बासी होता है, सबसे अधिक सब्जी जल्दी बासी होता है। तेल वाली सब्जी को प्याज वगैरह डाल के बनाइएगा, जल्दी बासी होगा वो। तो वसा और तेल से बने पदार्थ ही सबसे जल्दी विकृत गंधिता उसमें आती है। तो विकृत गंधिता का मतलब समझने के लिए समझिए कि खाना का बासी हो जाना या अरुआ जाना, है ना। और डिफिनीशन लिखना होगा तो लिखेंगे कि वसा और तेल से बने पदार्थ में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न हो जाते हैं, उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। एक और चीज में पढ़ना है कि विकृत गंधिता जब हो जाए तो हम बचे कैसे, इससे बचाएं कैसे। आप तो खुद बता सकते हैं कि खाना को बासी रखने होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। सिंपल उपाय है, आप कहिएगा फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में बहुत कम टेम्परेचर होता है जिसके कारण वहां पे उपचयन की क्रिया नहीं हो पाती है और विकृत गंधिता नहीं होता है। फ्रिज में रख दीजिए। एक और व्यवस्था है कि प्रकाश से, घाम से दूर रखिए। फ्रिज में आप नहीं भी रखिएगा ना, धूप में रख दीजिए, कोई सब्जी जल्दी बासी हो जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश से दूर रखिए, फ्रिज में रख दीजिए। प्रति उपचायक का उपयोग करके
वायुरोधी बर्तनों में रखिए। वायुरोधी बर्तनों का मतलब जिसमें हवा एंट्री नहीं करे। सील पैक जो होता है वो भी बासी जल्दी नहीं होता है, जिसमें हवा प्रवेश नहीं करता है। दो चीज नाम बताते हैं हम आपको, BHA और BHT। BHA और BHT इसका फुल फॉर्म बुक में ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। इसको BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT का मतलब होता है ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टोलुइन। इसका उपयोग किया जाता है प्रति उपचार के रूप में, जो खाना को बासी होने से बचाता है। एक और चीज है, एक का क्वेश्चन आता है कि चिप्स की थैली में लोग कहते हैं कि हवा से खराब हो जाता है। हवा में भूजा को रख दीजिएगा, मकई का भूजा, चना का भूजा, बादाम का भूजा, चिप्स भी, तो एक दिन के बाद लोग कहते हैं कि मेहरा गया है, खराब हो गया है, खाने में अच्छा नहीं लगता है, पिलपिला टाइप का हो जाता है चिप्स। वही चिप्स उस पैकेट में रखा गया इतना मोटा फुला हुआ है हवा से, वो काहे नहीं खराब होता है? तो कारण है उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन से खराब होता है, ऑक्सीजन नहीं है। उस चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल करके नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जो बहुत कम सक्रिय होता है, जो उपचयन नहीं कर पाता है, और हमारा चिप्स एकदम कड़ा का कड़ा रहता है। चिप्स या कुरकुरे देखे ना इतना हवा फुला हुआ है, तो हवा में रहने के बावजूद भी वो खराब इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं बल्कि क्या है, नाइट्रोजन है, इसीलिए वो खराब नहीं होता है। एक और दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव है दहन, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। इस एपिसोड को हम यहीं पे रोकते हैं। पढ़िए और खूब पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मन लगाइए, ऑनलाइन वीडियो को देखिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बोलिए ताकि पता लगे कि आप पढ़ रहे हैं।